जेईई एडवांस 2025 से 2013 तक के सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज़ में। आई होप इस सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर शोन बिलो इज फास्टेस्ट। रिएक्शन कैसी है? 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं और ये एक ईथर ग्रुप OR ग्रुप लगा हुआ है। इसकी एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करी है और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हुआ है, ये OR ग्रुप रिप्लेस हो चुका है OH ग्रुप से। पूछ रहा है रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन में रिएक्ट फास्ट होगी। तो अगर हम इसको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा पहले कि किस मैकेनिज्म से ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। OR ग्रुप रिप्लेस हो रहा है OH ग्रुप से, यानी ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या होती है, 2 टाइप से होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2। ये डिसाइड कैसे करेंगे, 3 फिनाइल रिंग चीख के कह रही है कि ये रिएक्शन कैसे जाएगी, SN1 से जाएगी। और अगर SN1 से जाएगी तो वहां पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। और क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन फास्टेस्ट कब होगी, जितना फास्ट हमारा क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतनी फास्ट रिएक्शन जाएगी। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन फास्ट कब होगा, जितना हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म करेगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। कार्बोकैटायन पहले यहाँ पर बनेगा। पहला ऑप्शन क्या है, 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। अगर हम एक फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं CH3 से, यानी 2 फिनाइल रिंग रह जाएगी और यहाँ पर लग जाएगा CH3। तो क्या ये CH3 के आने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। फिनाइल रिंग तो रेजोनेंस से अपना क्या कर रहा था, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन अगर हमने एक फिनाइल रिंग को रिमूव कर दिया और CH3 लगा दिया तो रेजोनेंस का इफेक्ट हमने खत्म कर दिया। यानी मिथाइल ग्रुप के आने से रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, रिएक्शन का रेट और स्लो हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन तो होगा बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन से लगा हुआ पैरा पोजीशन पर OMe और यहाँ पर आना था कार्बोकैटायन। यानी अगर इस बेंजीन पर OMe ग्रुप लग जाए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक फिनाइल रिंग को रिप्लेस किया है पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप से। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पैरा वाले पोजीशन पर OMe आएगा तो कार्बोकैटायन क्या हमारा स्टेबल होगा या फिर डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ से प्लस M इफेक्ट लगाएगा, OMe अपना प्लस M इफेक्ट लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेसिटी इंक्रीज करेगी और यहाँ रेजोनेंस से ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यानी पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप के आने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा। यानी बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अभी तक तो यही लग रहा है। अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। 2 फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। पहले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में इसने क्या करा, एक ग्रुप को रिप्लेस किया, लेकिन सी वाले ऑप्शन कह रहा है दूसरे ग्रुप को भी अगर हम पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो जितने ज़्यादा पैरामिथॉक्सी ग्रुप लगेंगे उतना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि अब ये वाला भी अपना प्लस M इफेक्ट लाएगा, यहाँ से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू प्लस M इफेक्ट। तो अब 2 ग्रुप लग गए जो प्लस M इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। बी से ज़्यादा इंक्रीज कब करेगी, सी के केस में। तो ऑप्शन क्या है, सिंगल ऑप्शन वाला करेक्ट पूछ रहा है, तो यानी बी हटा देंगे, अब हम सी वाले को टिक कर देंगे। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस मेड। अगर हम कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करते तो रिएक्शन फास्ट रहेगी, नहीं रिप्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी। पैरामिथॉक्सी के आने से रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, यानी सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम और लिस्ट 1 के रिएक्शन कराने के बाद कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो लिस्ट 2 में हमको ढूंढना है। ये क्वेश्चन रिएजेंट से पूछ रखा था। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन ईजी है। साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन पहले करा रखी है O3Zn, यानी ओजोनोलिसिस करा रखी है, और जिंक मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एल्डिहाइड पर हम इसको छोड़ देंगे। 2 एल्डिहाइड ग्रुप लग चुके हैं। फिर रिएक्शन है एक्वस NaOH के साथ में, बेस है, क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन कैसी होगी, एसिडिक होगी। रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पर और बॉन्ड होगा ओपन। एक 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। 1 और 5 का बॉन्ड बन रहा है, 1 और 5 का बना दिया। 5th पोजीशन पर OH और 1st पोजीशन पर CHO। तो हमने रिंग बिल्कुल सही बनाई है। फिर हीटिंग कंडीशन है। हीटिंग कंडीशन क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा और एल्कीन कैसी बनाएंगे हम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, यानी यहाँ पर बनेगी एल्कीन। ये हाइड्रोजन और ये वाटर जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगा बाहर वाटर बना के। इसके बाद इसकी रिएक्शन है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एथिलीन ग्लाइकोल और PTS से। PTS से होता है हमारे पास पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, ये बस सोर्स है H पॉजिटिव का, और ये स्ट्रक्चर है एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड है, इसका ही प्रोटेक्शन करेंगे। एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करने के बाद कुछ ऐसा रहेगा, ये दोनों ऑक्सीजन अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर,
आई होप ये मैकेनिज्म आता होगा कि प्रोटेक्शन कैसे करानी है एल्डिहाइड की। ये हो गया एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन। उसके बाद रिएक्शन है BH3THF H2O2NOH के साथ, यानी कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करती है, लेस हिंडर्ड कार्बन पर सबसे पहले लगाना है OH को, और ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन है, ये लेस सब्स्टिट्यूट है, तो इस पोजीशन पर हमको OH को लगा देना है। ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। यहाँ पर आ गया OH। अब दे रखा है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कार्बोनिल का डी प्रोटेक्शन होता है। ये जो प्रोटेक्टेड कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है, इसका डी प्रोटेक्शन कराएंगे और ये वापस से CHO फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट है, क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूस करेगा CHO को किसमें, अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये मैच करेगा ऑप्शन हमारा थर्ड के साथ में, ये हमारा मैच कर रहा है, यानी P वाले का होना चाहिए थर्ड ऑप्शन। अगर ऑप्शन देखते हैं तो A वाले में P का थर्ड है, B में P का थर्ड है, C में P का थर्ड है, D में है P का 5, यानी D ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। अब चलते हैं Q की तरफ। साइक्लोहेक्सीन है पर एक डबल बॉन्ड हमारी मोर सब्स्टिट्यूट है। फिर से ओजोन लिसिस है, बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, ये वाला हमारा कन्वर्ट होगा कीटोन में, C डबल बॉन्ड और CH3, और ये वाला कार्बन हमारा चला जाएगा एल्डिहाइड में। सामने फिर से दे रखा है एक्वस NaOH, एल्डोल रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। अब डिपेंड करता है, ये वाला हाइड्रोजन जो फोर्थ पोजीशन पर है ये भी एसिडिक नेचर का है, और अगर रिंग बनाते हैं 1 2 3 4 और 5, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कीटोन पर, तो भी हमारी 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर कीटोन वाला हाइड्रोजन को निकाल के एल्डिहाइड पर अटैक करते हैं तो भी 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन निकालें या फिर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालें। जो नेगेटिव चार्ज अगर हम बनाएंगे तो इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन वाला इनोलेट हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाता है। यहाँ से इनोलेट बनाएंगे तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा मोर स्टेबल होगा, इसलिए जो है ये वाला एसिडिक एच को बेस बाहर निकालेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एल्डिहाइड पर, और हमारा यहाँ पर लग जाएगा OH, और ये कीटोन फंक्शन ग्रुप हमारा ऐसे ही रहेगा। हीटिंग कंडीशन गिवन है, वाटर को फिर से बाहर निकालेंगे, और कैसी एल्कीन बनानी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहनी चाहिए, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहेगी एल्कीन। फिर से एथिलीन ग्लाइकोल है, PTS से एसिड है, क्या करेंगे, कीटोन का प्रोटेक्शन कराएंगे, ये हमने कीटोन का प्रोटेक्शन करा दिया। फिर से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिवन है, लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन पर OH को लगाना है, तो यहाँ पर हमने OH लगा दिया। फिर हमने कराया एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे, इस कीटोन को डी प्रोटेक्ट कर देंगे, पहले प्रोटेक्ट हुआ था अब डी प्रोटेक्ट होगा, वापस से कीटोन बन जाएगा। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, कीटोन की रिडक्शन करता है, और कैसी करता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये ऑप्शन हमारा फिफ्थ वाले के साथ मैच करेगा, यानी Q का होगा हमारा फिफ्थ। अब B ऑप्शन में Q का सेकंड है तो B ऑप्शन भी गलत, C वाले में Q का 5 है, और A में भी Q का 5 है। अब चलते हैं R की तरफ। अब पहले स्टेप में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल सबसे पहले प्रोटेक्शन कर रखी है, तो ये हमने प्रोटेक्शन कर दी। उसके बाद HgOAC H2O और सोडियम बोरोहाइड्रेट, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसी थी, लेस हिंडर्ड पर OH को लगाती थी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या करती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH को लगा देगी। ये मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH हमने लगा दिया। उसके बाद एसिडिक मीडियम में क्या करा, डी प्रोटेक्शन होगा इसका, वापस से कीटोन बन जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट वापस से इसका रिडक्शन कर देगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, जो कि मैच कर रहा होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, यानी R का हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं लास्ट हमारा क्या है, S बच रहा है। S की रिएक्शन है फिर से एथिलीन ग्लाइकोल PTS से प्रोटेक्शन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर BH3THF यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन H2O2NaOH, लेस सब्स्टिट्यूट साइड पर हम लगा देंगे OH। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, इस ग्रुप का हो जाएगा डी प्रोटेक्शन, कन्वर्ट हो गया कीटोन में। सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, ये मैच करेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A, जो कि हमको R से ही पता लग चुका था। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ P, ये P का एक मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा जो दे रखा है, ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस O3ZnH2, यानी ओजोनोलिसिस कैसी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करेंगे, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको ब्रेक करेंगे। पहला बॉन्ड ब्रेक करते ही मेरे पास क्या बचेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, ये CH3 CHO।
फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड हो, ये रहा डबल बॉन्ड हो। OH की स्टीरियो हमने वैसे ही रहने देनी है, मिथाइल की स्टीरियो भी वैसे ही रहेगी। फिर बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर आगे चलेंगे, अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी लगेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिया। OH की स्टीरियो अबव द प्लेन, मिथाइल डैश पर। फिर आगे चले, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CHO, तो ये लग चुका है CHO। अब और आगे चलेंगे, इसको ब्रेक करेंगे वापस से C डबल बॉन्ड O, इधर ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ऐसे ही, दोनों स्टीरियो ऐसे ही। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी हमारी ब्रेकिंग बिल्कुल सही चल रही है। फिर अब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या आएगा CHO, तो ये आ चुका है CHO। OH हमारा अबव, OH अबव, मिथाइल बिलो। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O, ये आ चुका है डबल बॉन्ड O। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO, एक हमारे पास ये रह जाएगा। तो मॉलिक्यूल के जब ओजोन एनालिसिस करेंगे तो इतने सारे कंपाउंड हमको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, सिर्फ कायरल की बात करनी है, यानी एक कार्बन पर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए उस कार्बन की, sp3। यहाँ पर बात करते हैं तीनों हाइड्रोजन सेम है, ये तो एक कायरल नहीं है। इसकी बात करते हैं, एक ग्रुप अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, ये भी कायरल नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इस कार्बन पर है CHO, इस पर है कीटोन, यहाँ पर OH और यहाँ पर मिथाइल, ये हमारा बिल्कुल कायरल होगा। यहाँ पर बात करते हैं सेम ग्रुप आगे फिर से, ये भी कायरल नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास कीटोन लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड, ये OH, ये मिथाइल, ये बिल्कुल कायरल है। अब ये दोनों अलग मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है। कैसे पता लग रहा है हमको, दोनों की हमने क्या निकाल दी, कॉन्फ़िगरेशन निकाल दी है। इसकी आ रही है R, इसकी आ रही है S। अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती तब हम बोलते हैं कि हमारे ये सेम मॉलिक्यूल हैं, तब हम कायरल का आंसर लिखते हैं ओनली वन कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन ये भले देखने में थोड़ा थोड़ा सेम लग रहे हैं, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कायरल सेंटर की तो ये S आती है, ये R आती है, यानी एक दूसरे की क्या है, ये इनेंशियोमर्स, यानी दो कायरल कंपाउंड हमारे पास मिलेंगे। ये भी एक कायरल, ये भी एक कायरल, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन Q, इसकी रिएक्शन कराने पर हमको Q मेजर प्रोडक्ट मिलता है, फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। जो हमको Q मिला उसमें परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है बाय वेट, वो हमको निकालना है। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। Cl को रिप्लेस कर देते हैं हम OH के साथ में। उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया है। अब ये अलग अलग दे रखे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड देन कंसनट्रेटेड HNO3। ये दोनों साथ में देते तो हम नाइट्रेशन करा देते, लेकिन अलग अलग दिए हैं, इसलिए सबसे पहले क्या होगा, सल्फोनेशन होगा, यानी पैरा पोजीशन पर SO3H लगा देंगे। उसके बाद HNO3 है, क्या कराएगा, नाइट्रेशन कराएगा। अब फिनॉल की जब नाइट्रेशन कराते हैं तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, तीनों जगह पर हमको नाइट्रेशन देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, SO3H ग्रुप। तो यहाँ दो ऑर्थो पोजीशन पर हम सबसे पहले नाइट्रेशन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट में भले यहाँ पे लिखा है लेकिन देखो यहाँ पर SO3H ऐसे ही है, यहाँ पर है OH और यहाँ पर NO2, इधर भी NO2। इसके बाद क्या होता है, NO2 पॉजिटिव आयन बाहर पड़ा होगा हमारे पास, ऑक्सीजन अटैक करेगा और पैरा पोजीशन से नाइट्रेशन होगी, मतलब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी लगेगा और SO3H भी लगेगा। उसके बाद SO3 गैस हमारी बाहर जाती है, ये ग्रुप लीव करता है और रिंग हमारी एरोमेटाइज करती है। मैंने इसको शॉर्ट में भी अपलोड कर रखा है, आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। तो SO3H का ग्रुप बाहर निकलता है और NO2 हमारा ऐड होता है पैरा पोजीशन पे। इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। जहाँ से लीविंग ग्रुप भी लीव करा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों कंसिडर करते हैं हम, वो होके ऐड हो गया, यानी चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो, अगर सेम पोजीशन पर ऐड होते हैं जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसको बोलते हैं हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन। SO3H के केस में ऐसा होता है, अगर साथ में SO3H की जगह पर C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता तो यहाँ से CO2 गैस बाहर जाती और प्रोडक्ट हमको सेम ही देखने के लिए मिलता। अब परसेंटेज हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का वेट इसमें कितना है, 3 ग्राम। एक हाइड्रोजन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम। पूरे मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 229 ग्राम पर मोल। परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू में 100।
3 डिवाइड बाई 229 इंटू 100, आंसर आ जाएगा हमारा 1.31%। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रोडक्ट क्यू में कितने होंगे। यहाँ पर एक एल्कीन है, एक OH है, रिएक्शन करा रखी है एसिड के साथ में। सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, ये हमारा बन जाएगा वाटर में, फिर ये लीव करेगा और फॉर्मेशन होगा इधर कार्बोकैटायन का। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट के चांस यहाँ पर है। अगर ये मिथाइल ग्रुप इधर चला जाए तो यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, ये कैसे होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल सकती है, एक तो ये हाइड्रोजन निकली तो एल्कीन यहाँ बनेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ निकली तो एल्कीन यहाँ बनेगी। तो 2 प्रोडक्ट मैंने बना रखे हैं, एक ये है और एक ये रहा। अब मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है कौन सा होगा। अगर हम इस एल्कीन की बात करते हैं, इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6, यहाँ पर 2 8 और एक 9। इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे है 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 5 6 और यहाँ पर एक 7 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबल एल्कीन, यानी ये ज़्यादा स्टेबल बनेगी और यही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगा माइनर। उसके बाद रिएक्शन है एक्वस KMnO4 और वो भी कैसे गिवन है, एक्सेस में गिवन है, यानी दोनों एल्कीन को हम OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायोल्स बनेंगे, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, यानी 4 OH ग्रुप हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन एडवांस 2013 का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीमर टीमर रिएक्शन से। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। रीमर टीमर का मैकेनिज्म तो जरूर करके जाना एग्जाम में। रिएक्शन है CHCl3 के साथ में, पैरा पोजीशन पर CH3 लगा रखा है। अब 2 प्रोडक्ट मिलते हैं रीमर टीमर में, एक मिलता है ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो के केस में क्या होता है, OH लगता है और ऑर्थो पे हमारा CHO लगता है, यही क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के फैक्टर आ जाते हैं। दूसरा बनता है पैरा प्रोडक्ट, लेकिन पैरा में क्या होता है, ऐसे नहीं बनेगा। पैरा प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा OH, ये CH3 और यहाँ पर CHCl2, ये हमारा CHO में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए बोल रहा हूँ रीमर टीमर का मैकेनिज्म बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर ये CHO इसलिए बनता है क्योंकि जो Cl ग्रुप का रिमूवल है इंटरनली इस OH के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर OH जो है इसको रिमूव नहीं कर पाता, OH माइनस अटैक ऐसे नहीं करता Cl को रिमूव करने के लिए, पहले इंटरनली रिमूव होता है उसके बाद OH माइनस एल्कीन पर अटैक करता है। ये सब मैकेनिज्म में एक बार देख लेना। तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर CHO, पैरा पोजीशन पर CHCl2, ये हमारा बनता है माइनर। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर CHO ये बिल्कुल सही है, S वाला सही होना चाहिए। Q वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर CHCl2, यहाँ पर CHO नहीं होगा, तो Q ऑप्शन भी होगा हमारा बिल्कुल सही। BR तो आएगा नहीं, R भी गलत, और 2 CHO नहीं लगेंगे, ये वाला भी गलत। अगर हम P वाले की बात करते हैं तो P वाला हमारा इनकरेक्ट क्यों है कि जब एक पोजीशन पर ऑर्थो पर CHO लग चुका है, ध्यान से देखना इसको भी, यहाँ पर OH, ये CHO और यहाँ CH3, तो यहाँ से अटैक क्यों नहीं हो पा रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है। जब यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो नेगेटिव यहीं जनरेट होता है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हाई नहीं पहुँच पाती है। तो कार्बिन कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ से अटैक नहीं कर पाते, यानी ये वाला पोजीशन अटैक नहीं करता है। ये नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से ये अटैक कर देगा, इसीलिए जो है P वाला ऑप्शन का रीज़न है कि CHO यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहीं पर फॉर्म करेगा। तो P वाला भी गलत, यानी Q और S होंगे सही आंसर। B वाला सही और S वाला सही, S होगा हमारा मेजर। ये 2 प्रोडक्ट बना रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड Z विद डिफरेंट हेलोजेंस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको ओपन कर देखेंगे तो ऐसे बनेगा। फिर बोल रहा है अगर X2 के साथ रिएक्शन करते हैं, X2 क्या है हमारा हेलोजन, और अगर X2 है हमारे पास I2 तो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देखने के लिए मिलता है। अगर X2 लेंगे हम Br2 तो यहाँ पर डाई हेलो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर X2 लेंगे हम Cl2 तो यहाँ पर ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड देखने के लिए मिलता है। द ऑब्जर्व्ड पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ऑप्शन दे रखे हैं द स्टेरिक इफेक्ट ऑन हेलोजन, द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। पहले रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ होगा। ये हमारा बल्की ग्रुप है, ये क्या कर रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होगा अगर इसके आसपास कोई ग्रुप आता है।
आयोडीन का साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो बड़े ग्रुप के एडजस्टमेंट में कोई बड़ा ग्रुप तो रहना पसंद नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएगा अपना, सब्स्टिट्यूशन कहाँ करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर आई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर होगा स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए सिर्फ आई जो है एक ही पोजीशन पर जाता है, इस वाली पर। आई यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके एडिशन में रिपल्शन यहाँ भी होगा। तो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो चलो ऑप्शन की बात देखते हैं। अगर हम Br2 लेते हैं तो Br2 का साइज जो है I2 से छोटा है, लेकिन Br यहाँ पर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ इसके साथ भी रिपल्शन और इसके साथ भी रिपल्शन, सिस्टम हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ये OH डायरेक्ट करेगा इसको ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, एक ऑर्थो एक पैरा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं Cl2 की, X की वैल्यू होगी अगर Cl2, तो Cl का साइज तो Br से भी छोटा है, तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है। ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ भी स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, द स्टेरिक इफेक्ट ऑन हेलोजन, हेलोजन के ऊपर स्टेरिक इफेक्ट किसका लग रहा है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी करेक्ट। MSc क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा सही होंगे आंसर। पहले स्टेटमेंट है द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन, हेलोजन की साइज क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस को डिटरमाइन करता है। अगर साइज ज़्यादा है हेलोजन का तो यहाँ पर इसको स्टेरिक रिपल्शन फील हो रहा होगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये बड़ा ग्रुप इसको रिपेल करेगा। तो इसी वजह से हेलोजन का स्टेरिक फैक्टर मैटर करता है सब्स्टिट्यूशन में। जैसे जैसे हेलोजन का साइज हमारा छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ती जा रही है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप भी क्या कर रहा है, हेलोजन पर स्टेरिक इफेक्ट लगा रहा है, इसकी वजह से भी डिटरमाइन हो रहा है। अगर इसका स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता तो आयोडीन यहाँ पर भी इंसर्ट हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, बड़ा ग्रुप है ना इसलिए। तो बी ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड है द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑफ फिनोलिक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो OH ग्रुप डिटरमाइन कर रहा है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर OH ग्रुप का बिल्कुल काम कर रहा है सब्स्टिट्यूशन में। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ये डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि कौन सा हेलोजन में कौन सी पोजीशन पर लगाऊं, यानी इसकी ऑर्थो पर लगेगा या पैरा पर लगेगा या मेटा पर, ये इससे डिसाइड नहीं हो रहा। ये डिसाइड कौन कर रहा है, OH। ये बस स्टेरिक इफेक्ट लगा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पर कम होगा वहाँ पर ये हमारा जो हेलोजन है वहाँ पर लग जा रहा है, इसका कोई काम नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो डी ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट, ऑप्शन A, B, C तीनों ही हो जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, कहीं कोई डाउट होता बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।